अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम क्या देखा था? हमने लास्ट टाइम बात की थी बेसिकली साइकिट लर्न की। तो आज हम बेसिकली उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे कि साइकिट लर्न होती क्या है और इसके टास्क कैसे परफॉर्म होते हैं। थोड़ा सा हम देख लें जी। तो हमने जो देखा था, एक सेकेंड, साइकिट लर्न की इन्फॉर्मेशन दी थी। हमने बताया था साइकिट लर्न होता क्या है, साइकिट लर्न लाइब्रेरी के अंदर किस किस बेस पे बिल्डिंग हुई हुई है। हमने ये बात की थी कि साइकिट के अंदर कौन कौन से परफॉर्म फंक्शन हो सकते हैं। हमने बात की थी कि वो नम पाए, साई पाए और मैटप्लॉटलिब की बेस के ऊपर बिल्ट हुई भी लाइब्रेरी थी हमारे पास। हमने कहा था इट्स नॉट अ क्लासिफायर, ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है लेकिन उसके अलावा क्लस्टरिंग टेक्निक्स के अंदर यूज़ हो सकती है। हमने उसके अलावा बात की थी, हमने कहा था क्लासिफिकेशन के अंदर यूज़ हो रही है, मतलब मल्टीपल वे के अंदर टेस्ट ट्रेंड स्प्लिट करना है या कोई क्लासिफिकेशन की रिपोर्ट्स चाहिए हमें। उसके अंदर साइकिट लर्न वर्क कर रही होती है। आज हम आगे चलते हैं। हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसके बाद हमने बताया कि लेटेस्ट रिलीज़ क्या है, इंस्टॉलेशन कैसी होती है, मिसिंग डाटा कुछ बताया कि ये प्री प्रोसेसिंग के लिए भी यूज़ की जाती है, तो उसका थोड़ा सा बता दिया था। लेबल इनकोडर क्या करता है, डाटा को इनकोड करने के लिए हमने लेबल को चेंज करना होता है तो हम लेबल इनकोडर की टेक्निक को देखते हैं। डाटा को ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, हम लोगों ने बेसिकली इन चीज़ों की बात भी की थी। उसके बाद हमने देखा था कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट होता क्या है। उससे पहले हमें डाटा को डिवाइड करना होता है, इनपुट और आउटपुट लेबल्स के अलग अलग करने होते हैं, तो वो कैसे करते हैं। उसके बाद ही जाके हम बेसिकली टेस्ट ट्रेन स्प्लिट लाइब्रेरी को कॉल करके डाटा को स्प्लिट कर देते हैं, ट्रेनिंग के लिए अलग और आउटपुट के लिए, टेस्टिंग के लिए अलग। फिर हमने देखी थी एपीआई कैसे कैसे वर्क कर रहा होता है हमारे पास। उसके बाद हमने कहा था पाइपलाइंस कैसे कैसे डाटा ट्रांसफॉर्म होता है, फिट प्रेडिक्ट जो हम कर रहे होते हैं, हमने इसकी बात की थी। फिर हमने कहा था कि साइकिट लर्न जो है वो मशीन लर्निंग के लिए क्लासिफायर को सपोर्ट करता है। क्लासिफिकेशन के लिए हमने बात की थी एसवीएम, नियरेस्ट नेबर्स, रैंडम फॉरेस्ट, इन सबको यूज़ कर रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात की थी कि साइकिट इज आल्सो फॉर द रिग्रेशन मॉडल। तो रिग्रेशन के अंदर क्या था, एप्लीकेशन हमने बात की थी लाइक स्टॉक एक्सचेंज, ड्रग रिस्पॉन्स, एल्गोरिदम्स कौन से हो सकते हैं, हमने कहा था लीनियर हो सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन हो सकते हैं। इस तरीके से क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कहा था कि एप्लीकेशन इमेज रिकग्निशन हो सकती है, स्पैम डिटेक्शन हो सकता है, और उसके एल्गोरिदम्स कौन से हो सकते हैं, दैट सपोर्ट वेक्टर मशीन, नियरेस्ट नेबर्स, रैंडम फॉरेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स हो सकते हैं। क्लस्टरिंग की बात की थी, हमने कहा था क्लस्टरिंग के लिए भी हेल्प कर रहे होते हैं, ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम्स कौन से थे, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग या की मीन्स हमने बात की थी। हमने कहा था कि ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के अंदर भी हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। लाइक एग्जांपल मल्टीपल दी थी, हमने कहा था कि हमने देखते हैं कि हमारे पास कुछ डायमेंशंस होती हैं, इनपुट पैरामीटर्स होती हैं, न लाइक अदर ऑफ दीज, हमें पता होता है कि कुछ पैरामीटर्स जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं और कुछ अगर हमारे पास ना भी हों तो ऑलराइट, दैट डजंट मैटर एंड दैट डजंट मेक एनी इम्पैक्ट ऑन दैट डाटा सेट। Why? The reason is basically our data set is very large, and we know that if we are going to make a process, it will increase the size as well as the time will also get in the increases. अगर हम इस डेटा सेट को कम कर लेते हैं, यानी कि इसके पैरामीटर्स को हम डिक्रीज कर लेते हैं, सो वी विल गेट एन एफिशिएंट रिजल्ट, वी विल गेट द रिजल्ट बिफोर द टाइम, एंड द डेटा सेट साइज विल आल्सो रिड्यूस्ड। लाइक सपोज दैट हम कहते हैं कि 1 GB का डेटा सेट था, अगर हम उसके अंदर से कुछ पैरामीटर्स निकाल देते हैं, सपोज करें 100 पैरामीटर्स थे और मैं कहता हूँ मैंने 50 पैरामीटर्स को निकाल दिया है, वी आर गोइंग टू से दैट दीज 50 पैरामीटर्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू अस और not related to our data which we want to process, so we are going to exclude that parameter. हम ये वाले काम भी कर सकते हैं। तो जैसे ही हम डाटा को कम करते हैं, पैरामीटर्स को कम करते हैं, तो ऑब्वियसली डाटा का साइज भी कम होता है। जब डाटा का साइज कम होगा तो क्या होगा, प्रोसेसिंग आसानी से हो पाएगी, मतलब जल्द ही प्रोसेसिंग होगी, डाटा कम हुआ और टाइम रिड्यूस भी हमारा होगा। मल्टीपल फैक्टर लीड करते हैं, तो उसके लिए भी कुछ टर्म्स होती हैं, एल्गोरिदम्स होती हैं, लाइक पीसीए, दैट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स कुछ होती हैं, रिडक्शन टेक्निक्स होती हैं। उसके अलावा बात करूँ तो एलडीए, दैट इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, एफटीए, फिशर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, मल्टीपल मेथड्स होते हैं। सुपरवाइज्ड के कुछ और मेथड होते हैं लर्निंग के, अनसुपरवाइज्ड के लाइक पीसीए, पीसीए इज वेल सूटेड फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। डिफरेंट मेथड होते हैं। तो हमने कहा था कि साइकिट इसको भी परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा जी,
मॉडल सिलेक्शन के अंदर भी हमने बात किया था, क्रॉस वैलिडेशंस के हवाले से हमने कहा था ये भी हमें हेल्प आउट कर रही होती है। प्री प्रोसेसिंग, इस तरह हमने पांडास पर काम किया, हमने ये बात भी की थी कि ये हमें भी इसके अंदर हेल्प आउट कर रही होती है। सो मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे होते हैं साइकिट लर्न के अंदर। सो वी आर गोइंग टू लर्न, हम इसके अंदर बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। सो दैट डजंट मेक सेंस कि हमने पहले भी बात की थी कि हम पांडास की जगह से यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हर किसी चीज़ का अपना परस्पेक्ट होता है, मगर वो उसका मेजर था लाइक वी आर गोइंग टू प्रोसेस थिंग्स। सो उसके अंदर बहुत सारे और डिफरेंट लाइब्रेरीज और फंक्शन पांडास के अंदर थे जो कि इसके अंदर शायद हमें थोड़े बहुत मिसिंग मिले। तो ये कुछ साइकिट का था, हमने समरी देखी, हमने प्रॉन्स कॉन्स की बात की। और नेक्स्ट सपोर्ट नहीं होता। और नेक्स्ट बेसिकली ऑनलाइन न्यूरल नेटवर्क एक्सचेंज, बेसिकली मॉड्यूल जिसके ऊपर आप डेवलपमेंट करते हैं, क्लासिफिकेशन, मल्टीपल काम कर सकते हैं डाटा के हवाले से, लर्निंग के हवाले से। एआई का एक ये बेसिकली टूल है, ये सपोर्ट साइकिट के अंदर नहीं होती। उसके बाद डीप लर्निंग सपोर्ट नहीं होती, मतलब बेस्ट से मुराद डीप लर्निंग सपोर्ट नहीं है, ये मशीन लर्निंग के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशन से मुराद ये था कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर नहीं मिलती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे साइकिट के। सो आज हमने जो बात की कि ये मॉडल्स हैं, तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू सी। हम थोड़ा सा पहले मिसिंग डाटा पे बात कर लेते हैं। मैं कहा था कि हमने पांडास में जिस तरह कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस इन आवर टुडेज लेक्चर। सो मिसिंग डाटा को हम देख लेते हैं। अगर डाटा को फिल आउट कर रहा हो, हमने ये तो देखा कि डाटा को हमने बात की थी, डाटा को मिस कर, अगर हमारा कोई डाटा मिसिंग है लाइक नैन वैल्यू, नॉट अ नंबर, नैन को बोलते हैं नॉट अ नंबर, या कुछ और वैल्यू पड़ी हुई है एमपीटी, तो हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं, और उसके बाद उसको हम डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ, अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो हम एक और टास्क भी कर सकते हैं कि हम लोग इस डाटा को फिल भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार किसी भी एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दें। मोर और अनलेस अक्सर ऐसा होता है कि ये सपोज करें कि ये जो पैरामीटर था सी, इसमें एक नॉट अ नंबर है, मगर इस पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि एक हम किसी एक लोकेशन की बेस के ऊपर पूरे डाटा को हम डिलीट कर देते हैं, यानी कि इसको निकाल देते हैं। तो बेहतर ये होता है कि हम इसको भी फिल कर लें। अब इसके फिल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। फिल लेने के अंदर आपके पास इम्प्यूट मेथड होता है, आप डायरेक्ट भी फिल लेने के अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू रखवा देते हैं। इससे अच्छा भी एक और काम होता है, क्यों ना आप पूरे पैरामीटर की वैल्यू को सिलेक्ट करके एक मीन डाल दें इसके ऊपर। यानी कि सपोज करें कि मेरे पास इस कॉलम पर 10 वैल्यू पड़ी हुई थी, तो वो क्या करेगा, सबको ऐड करके उनको डिवाइडेड बाय 10 कर देगा, तो जो वैल्यू आएंगी उसको हर जगह मीन पर रखवा देगा। दैट इज आल्सो अ वेरी गुड मेथड। इंस्टेड ऑफ आप इंप्यूट करें या कोई स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू पूरे डाटा के ऊपर रखवाएं, दैट विल make a bad impact on your data set. Why? The reason is because अगर आप एक ही डेटा सेट को रख देते, एक ही बार बार वैल्यू को रख देते हैं, तो हर पैरामीटर के अंदर वैल्यू चेंज होती रहती है। मगर क्या हुआ, जैसे ही आप सेम वैल्यू रखते हैं तो हर पैरामीटर के ऊपर एक रिजल्ट के अंदर समहाउ इम्पैक्ट आ रहा होता है। तो बेहतर ये होता है कि आप मीन रख लें। खैर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो हम उसको करते हैं। ये थोड़ा सा देखने के बाद लेबल इनकोडर की तरफ आएंगे, मगर बट बिफोर गोइंग थ्रू द लेबल इनकोडर, हमने कहा था कि हमें डाटा को स्प्लिट करना होता है इनपुट और आउटपुट के ऊपर। तो पहले स्प्लिट करेंगे, उसके बाद हम टेस्टिंग को देखेंगे। अगर इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी होगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह हो सका तो हम देख लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सी। सो स्टार्ट करते हैं हम मिसिंग डाटा से। लेकिन जी इससे पहले मिसिंग डाटा पे हम काम करें, हम एक चीज़ देख लेते हैं। मैंने ओपन किया हुआ है, सो हम जाते हैं पांडास डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हम कोई भी नोटबुक जो मैं क्लासेस को पढ़ाता हूँ, लेट्स सपोज हम 7C को ओपन कर लेते हैं। AP7C बेसिकली आपका 7C बैच है। तो जो हमने लास्ट टाइम जो काम कर रहे थे, बेसिकली हमने उन चीज़ों को यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। सो डजेंट मैटर, सो फार सो गुड, हम लोगों ने जितना काम किया था यहाँ पर मेंशन हुआ है। लेकिन अगेन मैंने बताया था कि आपको इसको रन करना पड़ता है। ये पुरानी एक्सटेंशन है, मतलब पुराना सेव हो चुका होता है, तो आप इसको अगेन कॉल कर लें, दैट विल बी बेटर। सो अब मैं कॉल करता हूँ, इनको रन कर लूँ ताकि ये फाइल है। चलें देखते हैं, ये जी हो गया, डाटा का हेड आ गया हमारे पास। सो सबसे पहले हमने बात की कि हमें डाटा मिसिंग डाटा से काम करना है। सो बेसिक कमांड क्या है, ड्रॉप एन ए। डी एफ इज योर बेसिकली वेरिएबल जहाँ पे डाटा रखवाया हुआ है। हमारे इस केस के अंदर डाटा के अंदर हमने डाटा सेट को कॉल किया हुआ है। सो डाटा डॉट ड्रॉप एन ए एक्सिस 0 के ऊपर मैंने बताया था, जब आपने रोज को उड़ाना हो तो आप एक्सिस 0 कॉल करते हैं, जब आपने कॉलम के ऊपर ऑपरेट करना हो दैट विल बी द एक्सिस 1। सो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसके अंदर अभी ये एरर देगा, उसकी भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों देगा एरर। बेसिकली एरर नहीं देगा,
आपको दिखाया था, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं, यहाँ से चलें, यहीं से कर लेते हैं जी। सो अगर मैं कहता हूँ डी डाटा डॉट डी ड्रॉप एन ए, यानी कि ड्रॉप एन ए के बाद नल, ड्रॉप नल। सो मैं कहता हूँ यहाँ पर ए एक्स आई एस इज इक्वल टू, सपोज करें हम रो वाइज करना चाह रहे हैं। सो व्हाट हैपन, अभी देखिएगा उसने ड्रॉप कर दिया, लेकिन क्या वाकई ही यहाँ पर कुछ चेंज आया है? वी आर नॉट श्योर एक्चुअली। एक तो डाटा बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरा ये कि हमें क्या पता भी था यहाँ पर नल थी। अगर आप डाटा के बेसिक हेड को देखें तो यहाँ पर आपको कहीं नल वैल्यू नजर नहीं आएगी। अच्छा, मैं आपको सिंपल कर दूं, ये मैं आपको कंफ्यूज इसलिए किया था इस हवाले से कि आपको अक्सर नहीं पता होता बिटवीन जो मेरा डाटा है, बाय द वे इसके अंदर कोई नल नहीं है। सो हम एक काम करते हैं, डाटा के अंदर कोई नल प्लेस करके देखते हैं। मैं इसके लिखता हूँ एन ए एन, नैन। इसके अंदर देता हूँ एन एन, नैन। मैंने अब दो नैन रखवा दिए, फिफ्थ कॉलम पर बैकवर्ड पैकेट के ऊपर नैन नॉट अ नंबर रख दिया, एन एन। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जब आपने सेव किया तो अगेन आपको डाटा सेट को वहाँ पर लोड करवाना पड़ेगा, बिकॉज आपने जो यहाँ पर डाटा लोड करवाया था उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर 0 पड़ा हुआ था, नॉट नैन नहीं पड़ा हुआ था। तो मैं अगेन डाटा सेट को लोड करता हूँ, ये अगेन लोड है, यहाँ पर देखिए हो रहा है, देखिए वैल्यू कहीं चेंज आया तो उसने लोड किया। अब अगर मैं इसको रिकॉल करता हूँ तो जी ये देखें हमारे पास बैकवर्ड आईआईटी मीन जहाँ पे मैं नैन रखवाया था वहाँ पे इट शोज नैन, बैकवर्ड पैकेट पर सेकंड के अंदर उसने अगेन इट शोज नैन, तो इसने हमें दो वैल्यू के ऊपर नैन दिखाया है। सो अब हमें समझ आएगा। अब देखें मैं यहाँ पर अगर कॉल करता हूँ कि ड्रॉप एन ए, तो जहाँ पर भी मिसिंग वैल्यू होती है नैन की, मैंने बताया था एमपीटी, वो इसको ड्रॉप कर देगा रो वाइज। सो अब अगर मैं ये कॉल करता हूँ तो अब आप लोगों को ये चीज़ नज़र थोड़ा अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो जी ये मैं कॉल करता हूँ, ये मैंने कॉल किया तो ये देखें सेकंड आपके पास कॉलम था नैन का जिसपे फ्लो ड्यूरेशन क्या था 1112641, लेकिन यहाँ पर देखें नहीं है। थर्ड पे था 2078 जो कि अब सेकंड पर आ चुका है, वन पूरा कॉलम उड़ा दिया है, क्यों? इसके अंदर नैन पड़ा हुआ था। अच्छा जी, एक और थर्ड के ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ था, थर्ड भी यहाँ से खत्म कर दिया गया है। वाई इसलिए खत्म किया गया है कि बिकॉज नैन इसके अंदर पड़ा हुआ था। सो ये तो तरीका था हमारे पास कि हमने बेसिकली क्या किया, हमने रो वाइज। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार हम पूरी रो क्यों उड़ा रहे हैं, हम कॉलम को डिलीट कर दे जिन जिन कॉलम के ऊपर नैन पड़ा हुआ है। सो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम नेक्स्ट लाइन पे कर लेते हैं इस चीज को। हम यहाँ पर कॉल करते हैं डाटा डॉट ड्रॉप एन ए। अगेन वहां पर एक्सिस 0 हॉरिजॉन्टल के लिए था, हमने बताया था, रो के लिए था। अब हम एक्सिस 1 करेंगे तो वर्टिकल जिस जिस कॉलम के ऊपर नैन पड़ा होगा हम उसको खत्म कर देते होते हैं, बेसिकली डिलीट हो जाएगा। एक्सिस इक्वल टू 1। सो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी नैन हमारे पास पड़ा हुआ था बेसिकली बैकवर्ड आईआईटी मीन और बैकवर्ड पैकेट पर सेकंड, इन दो पैरामीटर्स के ऊपर पड़ा हुआ था, यानी कि 4 और 6 के ऊपर पड़ा हुआ था। तो अब ये मैं जैसे इसको रन करता हूँ कमांड को, तो ये देखें जी इसने आपके दो वो पैरामीटर्स उड़ा दिए जहां जहां पर हमने नैन रखवाया हुआ था। सो आप बोथ ऑपरेशन कर सकते हैं, इसमें इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो जी सो फार सो गुड, हमने अच्छा काम किया। मकसद ये कहने का कि हमने डाटा को डिलीट कर दिया। अच्छा जी, ये तो हमने देखा कि हम डाटा को उड़ा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि इट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। लेकिन देखें कहीं कहीं आपको रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे आप समझते हैं कि नहीं हमें इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप तब इस केस को यूज़ करते हैं। हाउ अबाउट कि अगर हम एक और काम करें, वो क्या काम है, जहाँ पर नैन आ रहा है हम इनको फिल कर देते हैं। सो ये एक अच्छी अप्रोच है कि जहाँ पर हमारे पास कॉलम्स के अंदर या जिन एंट्रीज के ऊपर हमारे पास डाटा एमपीटी है हम उसको फिल भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, मेरा अपना ख्याल है, जहाँ डाटा को ड्रॉप करने से। लेकिन अगेन ये केस वेरी कर रहे होते हैं। सो अब हम एक कमांड देखते हैं, उस कमांड के अंदर हम बात करेंगे बेसिकली कि हमने डाटा को फिल, बेसिकली ड्रॉप एन का मतलब होता है ड्रॉप करना, ठीक हो गया, एन वैल्यूज को। लेकिन अब हम एक कमांड देखेंगे दैट इज ये है ड्रॉप एन, वो है फिल एन, यानी कि फिल कर देना। सो सपोज करें कि मेरे पास यहाँ पर था एन, तो अब मैं यहाँ पर कमांड देता हूँ फिल डाटा, फिल एन एंट्रीज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आप एक्सिस नहीं लिखेंगे, ये बाय डिफॉल्ट डिटेक्ट कर लेता होता है। रो कॉलम का तो काम ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जहां पर उसको एंट्रीज मिलेंगी इसमें रो कॉलम को कंसीडर नहीं करता। सपोज करें मैं कहता हूँ इस कॉलम के अंदर, हाँ अगर आप किसी स्पेसिफिक कॉलम को करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्सेस मेंशन करने पड़ सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं होती है। अमूमन आप एक ऑपरेट कर रहे होते हैं, जब आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर मीन लेना होता है, जिस तरह मैंने बताया था
तब आप स्पेसिफिक कॉलम लेते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। पहले हम इस चीज़ को देख लें। मैं चाहता हूँ कि मैं फिल लेने के अंदर कोई भी वैल्यू प्लेस कर दूँ ताकि क्या हो, उससे वो वैल्यू इसके अंदर आ जाए। तो सपोज करें मैं कहता हूँ जी मैं इसके अंदर 5 देना चाहता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर जो नैन है अब यहाँ पर वो 5 प्लेस कर देगा। सो लेट अस सी क्या होता है। मैंने इसको एंटर किया। सो जी ये देखें, ये हमारे पास 4th पैरामीटर पर सेकंड पर नैन था, तो ये 1 2 3 4 के ऊपर उसने 5 को यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसी तरीके से बैकवर्ड पैकेट पे 4th पर हमारे पास था, तो बैकवर्ड पैकेट पे हमारे पास 4th पे यहाँ 5 प्लेस कर दिया। यानी कि जितने भी डेटा सेट के अंदर कोई एम्पिटी या कोई वैल्यू पड़ी होगी वो उसको फिल कर देगा। सो ये फिल का मेथड होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तक रहें। हम एक और कमांड देखते हैं। मैं कहता हूँ कि हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं जी यहाँ पर डेटा। हमारे पास मल्टीपल कमांड्स हैं। प्लीज आप एक कमांड पे रहिएगा, ये मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ कि डाटा को व्यू कैसे करना है। अब मैं आपको सारी कमांड्स तो नहीं बता सकता, मतलब ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें वो चीज़ को लगाना पड़ता है। अब मैं कमांड लगाता हूँ, देख के हम चेक करना चाह रहे हैं ये देखिएगा डाटा के ऊपर लगाइए। ये कमांड क्या बताती है, इज नल कमांड है बेसिकली, यानी कि डाटा जिसके ऊपर आपका डाटा सेट पड़ा हुआ है फर्स्ट इज नल, इसके अंदर नल कौन से हैं। तो जहां पर ट्रू कॉल हो रहा होता है दैट मीन उस वैल्यू के अंदर एम्प्टी वैल्यू पड़ी है या नैन। ये देखें जी हमारे पास 4th और 6th कॉलम में हमने नैन रखवाया था, तो 1 2 3 4 के अंदर जहां पर इसने ट्रू कॉल किया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स के ऊपर कि भाई स्ट्रिंग वाइज के कहाँ कहाँ पे आपके पास ट्रू है। ये देखें यहाँ यही दो हमारे पास ऐसे कॉलम थे जहां पर आपके पास ट्रू पड़ा हुआ बेसिकली नैन वैल्यू पड़ी हुई थी। सो आपके पास ऐसी मल्टीपल कमांड्स हैं। मैंने आपकी बेसिकली अगर आप देख सकें अपना LMS, तो मैंने वहाँ पर डिफरेंट आपको लिंक्स भी दे दिए हैं कि देखें बहुत मल्टीपल वेज होते हैं और तरीके होते हैं। एक इज नल होता है, इस सम के जरिए भी काउंट कर सकते हैं, मल्टीपल बहुत सारे हैं। तो मतलब एक वक्त में बताना तो मैं नहीं समझता कि हो सकता है। सो इस NA के अंदर भी आप काम है, इस सम का काम आता है, इम्प्लेस आ जाता होता है, इम्प्यूट का एक मेथड आ जाता होता है। मैंने बताया मल्टीपल मेथड आ रहे होते हैं डाटा के ऊपर। सो मैं आपको कुछ बेसिक टेक्निक्स बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको वेब के लिंक्स भी दे दूंगा जहाँ पे आपको इजी लर्निंग हो सकेगी इंशाल्लाह। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पर डाटा रहता हूँ, अब मैं नहीं चाहता मैं वेस्ट करूँ। सो मैंने आपको बताया था हम एक और काम भी कर सकते हैं। भाई हमारे पास एक और कमांड भी होती है जब डाटा को ड्रॉप करना होता है, रो वाइज अलग ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि यार एक हमारे पास कमांड होती है हाउ, HOW हाउ। वो कमांड बेसिकली क्या कर रही होती है, उसके अंदर भी दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है एनी का, एक फंक्शन होता है ऑल का। यानी कि जहां पर भी जब भी आप ड्रॉप एनने की बात करते हैं तो याद रहे हम ड्रॉप का ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अब ड्रॉप का ऑपरेशन कैसे करना है हम इन चीज़ों को भी देख रहे हैं। यानी कि ड्रॉप की मल्टीपल है ना, मैं चाहता हूँ एक रो ड्रॉप कर दूँ, मैं चाहता हूँ कॉलम ड्रॉप कर दूँ, मैं चाहता हूँ मैं सेलेक्टेड रोज ले लूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप data.ilog यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ data.ilog, अगर मैंने यहाँ कहीं किया हुआ हो। सो आई थिंक इधर दूसरी फाइल के अंदर data.ilog पड़ा हुआ। वैसे आपको याद होगा जो मैंने बताया था data.ilog लोकेशन के लिए स्पेसिफिक लोकेशन, तो आप उनके ऊपर भी ये टर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि अगर एक कमांड में देता हूँ, बाय द वे वो कमांड आपको यहाँ पर नजर नहीं आएगी, लेकिन आप खुद से डाटा बना के भी वो चेक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कमांड यूज करना चाह रहा हूँ कि अगर जहाँ पर सपोज करें कि ये मेरी कॉलम है, इस रो के ऊपर इस सारी एम्पिटी पड़ी हुई है, सारी की सारी पूरी रो, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास अगर तो सारी रो ही नैन पे पड़ी है तो वो हम रो ही उड़ा दें। क्यों रख रहे हैं ऐसी रो को, ऑब्वियसली वो हमारे काम की नहीं है। तो हम ये वाला काम कैसे करते हैं, अब मेरे पास डाटा, क्यों डाटा जिसके अंदर मैंने डाटा को लोड करवाया हुआ है, आगे ड्रॉप NA, DROP ड्रॉप NA, एक्सिस बताना पड़ेगा, एक्सिस इज इक्वल टू 0। उसके बाद ही अब यहाँ पर हमने कमांड देनी है हाउ, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर आप दो कमांड दे सकते हैं जी। पहले मैं आपको बता दूं ऑल, एक कमांड होती है ऑल, एक कमांड होती है एनी, मतलब 3-4 हम काम कर सकते हैं। ऑल के अंदर जो होता है अगर तो मैंने बताया सारी रो नैन पड़ी है तो वो उसको डिलीट कर देगा। अगर एनी पड़ा है, यानी कि जिस तरह मैंने आपको दिखाया था ऊपर, इधर आपके पास नैन वैल्यू पड़ी हुई है, NaN वैल्यू पड़ी हुई है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं अभी जो है NaN, यानी कि कोई भी कहीं भी रो में नैन पड़ा हुआ है तो वो उसको ड्रॉप कर दे। तो और एक होता है थ्रेश। थ्रेश क्या कमांड कहती है, थ्रेश के अंदर आप एक स्पेसिफिक थ्रेश सेट कर देंगे कि मेरे पास अगर 10 कॉलम पड़े हैं
तो मैंने कहा कि अगर इन 10 पैरामीटर के अंदर उस कॉलम के अंदर अगर 3 नैन आ रहे हैं, सपोज करें कि ये 3 एन आए एक साथ या अलग अलग भी आ जाए, तो अगर थ्रेश 3 का सेट किया है तो 3 अगर एक साथ नॉट अ नंबर कॉलम्स आ जाती हैं एक ही रो के ऊपर, तो वो उस रो को खड़ा, बेसिकली हम थ्रेशोल्ड सेट करने का मकसद ये है कि हम थ्रेशोल्ड को सेट करते हैं। तो जी अब हम इसको देखते हैं इन प्लेस, जहां पर आपने वो करना है इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। सो अब देखते हैं इस कमांड को। ये देखिए कमांड रन होगी, बट अगेन मैंने आपको बताया था ये आपको शो नहीं करेगा। उसकी रीजन क्या है जी, देखिए डाटा आया, उसने क्या किया कि हमने कहा कि जहां पर आए, ये देखें यहाँ पर अभी भी नैन पड़ा हुआ है, ये देखें यहाँ पर अभी भी नैन पड़ा हुआ है। क्या रीजन है, मैंने बताया था हाउ ऑल के अंदर अगर पूरी की पूरी रो में नैन की वैल्यू पड़ी होती, नॉट अ नंबर पड़ा होता, तो तब ये इसको डिलीट करता। अगर आप ये ट्राई करना चाहते हैं तो आप सारी यहाँ पर रोज को नैन कर दें, जीरो जीरो पे एन एन वैल्यू डाल दें, तो ये इसको डिलीट कर देगा। हाँ, अब हम एनी ट्राई करते हैं, एनी के अंदर ऑब्वियसली ये इन दोनों को खत्म करेगा, क्यों, हमने कोई अगर एक भी आ रहा है तो इसको खत्म कर दे। सो लेट अस सी, ये मैंने किया, रन किया, उसके बाद डाटा को शो करने के लिए मैंने डाटा कॉल किया, तो जी ये देखें अब क्या हुआ, हमारे पास अगेन 0 के बाद 1, यानी कि 2th कॉलम पर था, खत्म होगी। 3 कॉलम पर नैन पड़ा हुआ था, उसने उसको भी खत्म कर दिया। एनी हमें ये बेनिफिट दे रहा होता है। सो ये 2 होती है कमांड्स। अच्छा, उसके अलावा मैं थ्रेश सॉरी बताना भूल गया, HRESH थ्रेश। थ्रेश के अंदर आपको बेसिकली भाई बताना पड़ता है कि कितने का थ्रेश हो, कितनी वैल्यू हो तो हो। अगर मैं 3 करता हूँ तो 3 हो, लेकिन सपोज करें मैं 1 पे ट्राई करता हूँ, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी एक ही कमांड चल रही है, एक ही हमने एक रो में नैन डाला है, तो हमने 1 का थ्रेश दिया है, ना कि हम ज्यादा। अगर यहाँ पे 2 होते तो हम 2 का थ्रेश देते। ये देखें जैसे ही मैंने 1 का थ्रेश दिया है, अगर एक भी नैन एक रो में पड़ा हो तो उड़ा दे। तो देखें अगेन 1 और 3 को उसने नैन पड़े हुए थे जो हमने ऐड किए थे, उसने उसको खत्म कर दिया है। अगर हमारे पास एक रो में 2 होते तो हम थ्रेश 2 कर सकते थे। ये हमारे ऊपर होता है कि हम एक थ्रेश होल्ड को सेट कर देते होते हैं। सो ये बेसिकली डाटा हम बात कर रहे थे एन ए का, यहाँ डाटा की फिल करने का तरीका होता है। मगर हम अभी आगे और भी थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे पास और भी मेथड होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप मीन भी ले सकते हैं, दैट डजंट मैटर कि आप एक चीज के ऊपर ही रिलाई करें, आप मीन भी ले सकते हैं। चलो लेट अस ट्राई कि मीन कैसे ले सकते हैं जी। हम बात कर रहे थे एक सेकंड, हाँ, हम मीन कैसे ले सकते हैं। सो मैंने आपको बताया कि अगर मैं किसी एक कॉलम, मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर मैं किसी एक कॉलम के ऊपर चेक करना चाह रहा हूँ, यानी कि किसी एक कॉलम को फिल करना चाह रहा हूँ, फिल ना अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, ड्रॉप एन ए की बात नहीं कर रहा हूँ, फिल एन ए जो मैं बताया था कि हम फिल भी कर सकते हैं, उससे एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि सपोज करें कि मैं किसी एक कॉलम, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, डाटा डॉट हेड, ये आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि किसी एक हमारे पास डाटा, ये देखें डाटा डॉट मैंने हेड कॉल किया है, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि किसी एक, यहाँ पर डाटा हेड कॉल हुआ है, ये प्रीवियस डाटा के ऊपर कॉल हुआ है। मैं इसको गेन रन कर दूँ, ये आई डोंट नो, इसको ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन चले, अक्सर ऐसा हो जाता होता है। मैं इसको गेन रन कर दूँ, शायद डाटा प्रोसेस ना हो। ये देखिए नैन वैल्यू आ गई। अब सपोज करें कि मैं कोई एक ऐसा, यहाँ पे नैन पड़ा हुआ है एग्जांपल के तौर पे, मैं इसको लेके मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी इसके पैरामीटर हैं उसका मीन लेके जहां जहां पर नैन इस पैरामीटर, सिर्फ इसी पैरामीटर के ऊपर मैं जितनी भी नॉट एम्प्टी वैल्यू है उसको यूं नहीं है कि मैं जैसे मैंने पीछे कहता ना फिल एन ए 25 या कोई नंबर दे दूं, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी जितनी वैल्यूज हैं एक कॉलम के ऊपर उसका मीन लूँ, मीन रखने के बाद उसकी एक वैल्यू यहाँ पर आ जाए। अच्छा जी, वैसे इसका रिजल्ट आपको शायद नज़र ना आए, नज़र से मुराद समझ ना आए, वो इसलिए कि हमारे पास मैंने बताया था ये जो डाटा सेट है आपने देखा भी था, ये तकरीबन 10.5 पौने 11 लाख टप्पल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो उन टप्पल्स को एक साथ यूँ यहाँ पर लाना, आई डोंट नो वो कोई इतना इम्पैक्ट देता है नहीं देता, लेकिन लेट अस ट्राई, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे होता है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास डाटा उसके अंदर हमने जो बेसिकली पैरामीटर लेना है, हमने कहा हम इस पैरामीटर को लेना चाह रहे हैं, इस पैरामीटर को स्पेसिफिक लिया मैंने सी, ये लगी बैकवर्ड आईटी मीन मैंने ले लिया इसके अंदर। आगे मैं चाह रहा हूँ
कि मैं इसका मीन ले लूँ, इसका मैंने मीन लेना है। अब इसको कहीं रखवाना भी पड़ेगा ऑब्वियसली भाई, तो मैं कहता हूँ मैं एक मीन का ही बना लेता हूँ वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं आप। मैंने एक वेरिएबल बनाया मीन, उसके अंदर मैंने डाटा सेट आपका एक पैरामीटर लिया, उसका मैं पूरे पैरामीटर का मीन ले रहा हूँ और उसको वापस मीन में रखवा रहा हूँ। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। बोले रन हो गया। अब यानी कि इस डाटा का जो पैरामीटर का मीन था वो हमने इसके अंदर रखवा दिया है। चलें अब मैं कॉल करता हूँ डाटा, हो गया भाई। इसके अंदर जहाँ पे डाटा मेरे पास पड़ा हुआ था बैकवर्ड IET मीन, उसके बाद ये तो मैंने बता दिया इसका मीन है, लेकिन अब मैंने इसको फिल भी तो करना, कि फिलना का फंक्शन है, फिलना के फंक्शन को कॉल किया। लेकिन अब यहाँ पर मैं, आपको याद होगा मैंने ऊपर 25 लिखा था, जो भी वैल्यू दूंगा फिल करता है। यहाँ पर मैंने मीन लेना है, तो अब मैं इसको कॉल करूंगा भाई, इस मीन को कॉल करूंगा, ना कि मैं किसी और को, MEAN मीन। तो जैसे ही अब मैं इसको कॉल करूंगा देखिएगा ये एक नई वैल्यू असाइन मीन लेके इस डाटा को फिल कर देगा इस मीन के बेस पे। मीन हमने किसका, इस पैरामीटर के बेस पे इसके अंदर रखवा रहे हैं। सो ये देखें जी, अब क्या हुआ, इस पैरामीटर का उसने मीन ले लिया, यानी कि अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम के ऊपर पड़ा हुआ था, अब उसने फर्स्ट के ऊपर 20 क्यों? क्योंकि बैकवर्ड IIT मीन में बहुत डिफरेंट वैल्यूज भी पड़ी हुई थी। हमारे बताया कि 11.5 लाख का हमारे पास ये टपल्स थे, तो उसमें सारे को जितने भी इनके अंदर नंबर पड़े हुए थे सबको ऐड किया, डिवाइडेड बाय 11.5 लाख, तो जो एक वैल्यू यूनिक आई, मीन आया, उसने यहाँ पर उस मीन को रखवा दिया। सो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, और टू बी ऑनेस्ट मेरे मुताबिक ये ज्यादा अच्छा वे होता है, इससे डाटा के रिजल्ट्स के ऊपर इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। क्यों? क्योंकि यार देखें, ये देखें लेंथ जी है 10,48,000, 10,48,000 आपके पास डिफरेंट डबल्स थे, उनमें जितनी भी वैल्यू डिफरेंट है, ये देखें 20, 74, 20, 77, 224, 11, इन सबको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय दिस मीन, बेसिकली हम ऐसे ही निकालते होते हैं, अगर आपको पता हो, टोटल नंबर्स डिवाइड बाय n। सो ये वो मीन लिया हुआ है। अच्छा जी, हमारे पास कुछ और मेथड भी होते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखा दूं दोबारा एक दफा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप लोग चाहते हैं कि हम कोई भी नैन वैल्यू है हम फिल करना चाहते हैं फॉरवर्ड नंबर से या बैकवर्ड, आप ये फंक्शन भी कर सकते हैं कि ये नैन की वैल्यू पड़ी हुई है, इस नैन की वैल्यू को फिल करना, तो ये यहाँ तो उसकी ऊपर वाली वैल्यू से फिल कर दिया जाए, या इसकी जो नीचे ब्लू कॉलम में वैल्यू पड़ी है आप वो भी डाल सकते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं। चलें देखते हैं। बेसिकली अगर आप, दो मेथड होते हैं इसमें, एक फॉरवर्ड मेथड, एक होता है बैकवर्ड मेथड। जो अभी मैं आपको फॉरवर्ड दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बैकवर्ड मेथड का भी बता देता हूँ। बेटा इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है फिलना, मैंने कमांड को कॉल किया डाटा डॉट फिलना, उसके बाद अगेन एक्सिस, मैं बताया था कि फिलना में आप डाटा भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक रो पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं, यानी कि ऑब्वियसली नैन अब हर किसी के अंदर पड़ा होता है, तो आप किसी रो के ऊपर, रोज या कॉलम के ऊपर ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी अलग कर सकते हैं, जो मैंने पीछे भी बताया था। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो फिर बेसिकली आपको रो या कॉलम के अंदर डिफ्रेंशिएट इन चीज़ों को करना पड़ता है। सो भाई ये हो गया मेथड। मेथड पूछ रहा है कौन सा मेथड, बेसिकली मैंने बताया दो मेथड होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड फिल और एक होता है बैकवर्ड फिल। अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ फॉरवर्ड फिल, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल मेथड क्या करेगा, आपका जो फॉरवर्ड पे वैल्यू पड़ी होगी उसको उठा के इसके अंदर डाल देता होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये किया तो ये देखें जी, बैकवर्ड IIT में फॉरवर्ड, इस नैन की फॉरवर्ड वैल्यू कौन सी थी जी, ये 48, 23, 52 ऐसे ही है। ये देखें, अगर मैं आपको दिखा सकूं 1 के ऊपर, सॉरी फॉरवर्ड से मुराद इसकी बैकवर्ड वैल्यू होती है, तो इसने ये वाली वैल्यू फॉरवर्ड वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू होगी, वैसे इसमें अगर फॉरवर्ड यूज होती है, आई डोंट नो इसने ऑपोजिट क्यों किया है। आई थिंक इसके बैकवर्ड वैल्यू लेते हैं फॉरवर्ड के अंदर, एफ के अंदर बेसिकली बैकवर्ड पिछली वैल्यू लेगा इसकी। सो इसने इसकी पिछली वैल्यू को उठा के इम्प्लेस कर दिया है इसके ऊपर। अब मैं अगर आपको बैकवर्ड दिखा दूं तो वो डीफिल होता है, यानी कि बैकवर्ड फिल होगा, इसकी पिछली वैल्यू को उठा के डाल देगा। सो अब अगर मैं इस वैल्यू को डालता हूं तो जी ये देखें, जो ये वैल्यू बैकवर्ड में पड़ती है, अच्छा सॉरी हम इंडेक्सिंग वाइज चल रहे थे तो बिलो टू टॉप का इसी वैल्यू ले रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये तो क्या किया इसने, इसकी पिछली वैल्यू इसको उठा के बैकवर्ड फिल में इसके अंदर प्लेस कर दिया, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पर नैन था तो यहाँ पर क्या था 50,000.000,
तो उसने उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। सो आपके पास दो किस्म के मेथड हैं, फॉरवर्ड फिल, बैकवर्ड फिल। बैकवर्ड फिल में वैल्यू को चेंज करता है, फॉरवर्ड फिल में अबव वैल्यू को डालता होता है। सो आपके पास कुछ इस किस्म के ऑपरेशंस होते हैं। अभी भी और भी बहुत ऑपरेशंस हैं, ज़रूरी नहीं है, मैं आपको जितने मुझे याद आ रहे हैं मैं आपको साथ साथ उन ऑपरेशंस का बताए जा रहा हूँ। अच्छा जी, आप एक और भी काम कर सकते हैं। क्या काम? अब एक और चीज़ भी है, अभी याद आया मुझे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। मैं अगेन हेड इसलिए कॉल करूँगी, बार बार आपको डाटा का याद आता रहे। मुझे नहीं पता अब मेरे पास पूरे डेटा सेट के अंदर कितने पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स हैं, और मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी दफ़ा कितने कितने पैरामीटर्स में कितने कितने नॉट अ वैल्यू, मतलब नंबर नहीं पड़े हुए। अब जो ऊपर मैंने आपको बताया था ट्रू वाला, आप पूरों को तो नहीं व्यू कर सकते ना भाई। ये वाला इतना बड़ा 10 लाख कुछ कॉलम्स बन जाए ट्रू का, तो आपको कैसे पता लगेगा ट्रू कहाँ कहाँ है? तो इसका एक और मैं बेसिक कमांड बताता हूँ आपको। आप सम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ डेटा इज नल। हमने ऊपर इज नल कमांड यूज की थी, अगेन ये इज नल है, वो ट्रू फॉल्स के अंदर बता रहा था ना, लेकिन हम उसको सम कर देते हैं। डेटा डॉट इज नल डॉट वैल्यूज डॉट सम, जितनी भी वैल्यूज आएंगी उसका सम ले ले। सो लेट अस ट्राई। ये रन हुआ, ओ सॉरी, VAL वैल्यूज। चलिए जी, सॉरी सॉरी सॉरी, वैल्यूज की स्पेलिंग गलत है। ये सो क्या हुआ, उसने बताया कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 हैं वैल्यूज जो कि मिसिंग है। इसकी कोई कमांड भी होती है, मैं आपको भी देख के बताता हूँ। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसकी कमांड थी, आई डोंट नो, आई एम नॉट रॉन्ग, इज नल। ये कमांड थी, सॉरी, इस सम। बेसिकली जब मैंने वैल्यूज पूछी सम के अंदर, तो कुल कितनी डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं, वो 2 थी। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं हर पैरामीटर वाइज देखना चाहूं, तो हम वो भी देख सकते हैं। यानी कि मैंने इज नल, कितने नल हैं, और सम किया तो बता दिया उसने कि बैकवर्ड IIT में जो पैरामीटर था उसके ऊपर एक वैल्यू मिसिंग है, और बैकवर्ड पैकेट पर सेकंड उसके ऊपर भी एक वैल्यू मिसिंग है आपकी। सो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, यही नहीं बहुत सारे, मैंने इम्प्यूट का बताया आपको। ऐसे बहुत फंक्शन है जिसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका भी है, लेकिन वो तरीका मेरे नहीं ख्याल इस डेटा सेट के ऊपर भी चलेगा, लेकिन वो तरीका मैं बताया तो होता क्या है, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि पूरे डेटा सेट के अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं कि नहीं। ये तो खैर ये भी तरीका है, एक और भी मैं आपको बताया था। बड़ा आसान सा तरीका है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम सेल बनाते हैं, टोटल सेल, यानी कि जितने भी हमारे पास डाटा सेट है हम उसको ऐड कर लेते होते हैं। उसके बाद कितनी मिसिंग वैल्यूज, जिस तरह हमने यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज का फंक्शन कॉल किया है, इस तरीके से हम उसके अंदर भी मिसिंग वैल्यूज का फंक्शन कॉल कर देते होते हैं। जैसे फंक्शन कॉल करेंगे उनको फिर हम डिवाइड करते हैं फार्मूला से। चलो हम अब वो देखते हैं। सपोज करें मैं कहता हूँ टोटल सेल, TC स्टैंड मतलब बड़ा लिखना चाह रहा हूँ, टोटल सेल इज इक्वल टू NP। ये NP क्या है, नम पाई की मैं लाइब्रेरी कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया भाई। उसका प्रोडक्ट लेते हैं, PRODUCT, प्रोडक्ट डाटा की शेप। डाटा शेप मतलब डाटा आपका कितना एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि कितनी रोज और कितने कॉलम हैं। सो SHAPE शेप। तो डाटा डॉट शेप, चलिए जी, मैंने ये किया। तो बेसिकली मैंने बताया टोटल सेल्स का, मैंने पहले बताया था कि ये जो हम TC लिख रहे हैं दैट इज टोटल सेल्स, यानी कि कितने सेल पड़े हुए हैं। डाटा शेप को मैंने कॉल कर दिया, नमपाई की लाइब्रेरी में था, नमपाई nth डायमेंशनल एरेज के लिए यूज की जाती है। अच्छा जी, इसके बाद हम एक और काम करते हैं, मिसिंग सेल्स कितने हैं पूरे इस डाटा सेट के अंदर। तो मैं उसको MC के नाम से देता हूँ, मिसिंग सेल्स के नाम से देता हूँ। डाटा इज नल, मैंने बताया था इज नल की कमांड, डाटा इज नल की कमांड ही यूज होगी। एग्जैक्टली ये वही कमांड अगर मैं उठा के यहाँ लगा दूँ, मैं उसको एक बस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, यही चीज़ को उस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ये ले जी, मैंने कॉल की। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और काम भी दिखा भी देता हूँ आपको, ये कमांड अलग अलग काम कैसे कर रही है। बिलो मैंने यहाँ पर TC को कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, TC को कॉल किया, उसने बताया हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स के अंदर डाटा की शेप उसने बता दी कि हमारे पास डाटा की ये शेप पड़ी हुई है। अच्छा जी, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको MC कॉल करके दिखाऊँ तो
इतनी मिसिंग वैल्यू पड़ी हुई है, अगेन 2 जो कि मैंने ये कॉल की हुई थी। आप चाहे तो ये वाला फंक्शन भी कॉल करेंगे सम के साथ, तो वो इसको 2 बता देगा कि डाटा के अंदर इतनी पड़ी है, ये इसने थोड़ा बता देगा कि इस पैरामीटर के अंदर पड़ी हुई है। तो अब हम एक और काम करते हैं, जैसे ही हमने ये कर लिया मिसिंग काउंट है, तो अब हम देखते हैं कि ये तो हमने मिसिंग काउंट देखा, मैं कह रहा हूँ कि टोटल मिसिंग काउंट को हम देख लेते हैं। तो टोटल मिसिंग कितनी हो सकती है, मैंने यहाँ पर लिखा, उसमें क्या होगा, टोटल मिसिंग कुछ भी नहीं मैं कर रहा, मैंने सिर्फ मिसिंग काउंट किया यहाँ पर जो फंक्शन बनाया है। टोटल मिसिंग काउंट के अंदर मैं इसको सिर्फ इस फंक्शन को रखवा रहा हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। डॉट सॉरी सम, तो मैंने क्या किया बताया कि मैंने जितने भी ये थे, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या पड़ा हुआ था, ये वही कमांड है भाई, बार बार बता दूं मैं जो घुमा रहा हूँ आप लोगों को, ये कमांड है वैल्यू डॉट सम। मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज कॉल की थी, तो मैंने यहाँ पे उसको अलग सम में डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे डॉट वैल्यूज डॉट सम करता तो मुझे ये वाला काम करने की जरूरत ना पड़ती। खैर आप चाहें तो जो मर्जी काम कर लें, दो डिफरेंट वेज मैंने आपको बता दिए। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक प्रिंट करता हूँ, print प्रिंट। सपोज करें जी डेटा सेट का कोई नेम था और मैं कह रहा हूँ डेटा सेट कुछ इस किस्म का था, मैं कहता हूँ प्रिंट स्टेशन दी डेटा सेट, कुछ भी लिख लें, द डेटा सेट कंटेन्स राउंड फंक्शन आ जाएगा, जो हमने काम किया है उस पर राउंड का फंक्शन अप्लाई कर देंगे। अच्छा तो हम लिख देते हैं टोटल मिसिंग डिवाइडेड, क्या होगा बोला, टोटल मिसिंग अगर हो हमारे पास, टोटल मिसिंग ये पड़ा हुआ है, हाँ सॉरी ये वाला हो जाएगा, ये वाला टोटल काउंट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि टोटल मिसिंग में टोटल काउंट निकाल रहे हैं ना बेसिकली। टोटल काउंट कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हम भाई कर देते हैं क्लोज। और लगा देते हैं, आई डोंट नो ये किधर चला गया, और 2 डिफरेंट रिजल्ट नहीं है, तो ये फंक्शन अप्लाई, बस मैं सिंपल फंक्शन एक अप्लाई कर रहा हूँ। थर्ड ब्रैकेट होगी, उसके बाद कॉमा परसेंटेज, डबल कोटेशन आएगा आई गेस, हाँ डबल कोटेशन आएगा ना परसेंटेज के लिए आएगा, परसेंटेज ठीक हो गया भाई। और कॉमा उसके बाद इतनी मिसिंग वैल्यू, जो कि मैं सिंपल स्ट्रिंग बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ये मैंने सिंपल स्ट्रिंग बनाई है, मैंने कुछ इतना खास नहीं बनाया। अगर आपको मुश्किल लगे ये देखिए जी, दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया, प्रिंट करवा रहा हूँ डेटा सेट कंटेन्स, कोटेशन के अंदर लिखा हुआ ये चीज कॉल हो जाएगा, राउंड का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर टोटल मिसिंग जो कि मैंने ये इसके अंदर रखवाया हुआ था सम को, इसको कॉल किया, डिवाइडेड बाय टोटल काउंट, यानी कि मैंने एक राउंड फंक्शन बनाया जिसमें मिसिंग डिवाइड बाय काउंट, जितने हैं और कितने मिसिंग है उसको डिवाइड करे, जो आंसर आए मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसको राउंड कर दे बेसिकली 2 के ऊपर। सो क्या हुआ, 2 फिगर के ऊपर राउंड करे। तो चलो मैं मिसिंग वैल्यू को एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या कहता है ये। दिस डेटा सेट कंटेन 0.00% मिसिंग वैल्यू, हालांकि मैंने बताया था यहाँ पर 2 मिसिंग है, क्यों, क्योंकि डेटा सेट आपका लाखों में पड़ा हुआ है, तो मेरे पास ये सिंगल फिगर के अंदर है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट शोइंग समथिंग एल्स। लेट मी ट्राई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एग्जैक्टली सही हो गया 4। मैं असल में इसके डेसिमल इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैं 5 का डेसिमल लाता हूँ तो ये देखें डेटा कंटेन 33 ई रेज की पावर, ई मतलब एक्सपोनेंट 3 रेज की पावर 0.5% मिसिंग वैल्यू, यानी कि जब मैं 5 के एक्सपोनेंट के ऊपर यानी कि 5 डिजिट्स के ऊपर गया हूँ, यानी कि डॉट के बाद 5 के ऊपर गया हूँ, तब उसने बताया कि इतने परसेंट है। 2 के ऊपर यानी कि 2 डेसिमल्स के ऊपर उसने कोई रिजल्ट मुझे नहीं दिया अंटिल 4 के ऊपर। सो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। सो फार सो गुड। तो कुछ इस किस्म के डेटा साइंस के यानी कि प्री प्रोसेसिंग के हम काम कर सकते हैं। ये काम भाई पांडास भी करता होता है, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, ये पांडास भी यही वाले काम कर रहा होता है। सो ये आप साइकिट यूज करते हुए भी आगे काम कर सकते हैं, आप ये पांडास यूज करते हुए भी काम कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर एक्चुअली। सो अब हम अपने और टास्क को देखते हैं, ये तो हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया मिसिंग वैल्यूज़ को।
लेबल इनकोडर के ऊपर आते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था लेबल इनकोडर को करने से पहले आप एक काम कर लिया करें। लेकिन चल ठीक है, हम लेबल इनकोडर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, लेबल इनकोडर के मैंने बताया था कि आपके पास जो इनपुट पड़ी होती हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में पड़ी होती हैं, और आपके पास जो आउटपुट थी उस केस के अंदर डाटा सेट के अंदर यहाँ पर स्ट्रिंग में पड़ी हुई थी, तो वो इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पहले लेबल कोडर को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो उसके लिए आपको साइकिट लर्न की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर हम लाइब्रेरी कॉल करते हैं फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग। आगे इंपोर्ट करवाना है। देखिए वो भी लाइब्रेरी होती है तो हमें इंपोर्ट बेसिक चीज़ें करवानी होती हैं। इंपोर्ट लेबल इनकोडर, याद रहे लेबल का एल और इनकोडर का ई बड़ा है, नहीं तो ये कभी भी रन नहीं होगा। चलें, ये मैंने कॉल किया, ये देखिए जी यहाँ पर ये पूरी लाइब्रेरी कॉल कर रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। ये कर ले, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि अगर आपने कभी चेक करना हो आपकी हमेशा टास्क मैनेजर को, तो अक्सर आप देखते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रैम कंज्यूम कर रहा होता है। तो चलें हम इसको भी साथ साथ देखते हैं। इसको लैग नहीं करना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो शायद टास्क हैवी हो चुका था। सो देखिए CPU 13% हो रहा है इसके अंदर यूज़, और तकरीबन 1.7 GB जो है आपकी रैम कंज्यूम हो रही है। मगर ये भी खैर इतनी ज़्यादा नहीं है, ये और ज़्यादा भी हो सकती है। चले जी, ये तो हो गया। लेकिन आप देखिए बार बार, जिस तरह मैंने कहा था लेबल कोडर को हर जगह कॉल करते रहेंगे। जिस तरह हमने लिखा था numpy एज np या pandas एज pp, हम इसको किसी लेबल से करते हैं। हम कहते हैं lbl इज इक्वल टू लेबल। तो बेसिकली हमने किसी छोटे वेरिएबल से स्पेशलाइज करवा दिया और हमने कुछ भी नहीं किया। चलिए जी, अब हमने बेसिकली जब भी हमने इस लाइब्रेरी के अंदर लेबल इनकोडर कॉल करना होगा, वी जस्ट हैव टू कॉल द lbl लेबल। सो अब हमें वो जगह बतानी है जहां पर हमने इसके ऊपर ऑपरेट करवाना है। तो जगह कौन सी है भाई, बेसिकली आई लॉग कॉल करेंगे। आई लॉग किसके ऊपर, लेबल के ऊपर। सो हमारे पास इसके ऊपर हमने आई लोकेशन के ऊपर इसको कॉल करना है। सो अब हम देखते हैं। अब मैं कॉल करता हूँ लाइक डी, ये डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है डॉट आई लॉग लोकेशन। बेसिकली मुझे इसके अंदर बतानी होती है रो कॉलम, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है भाई। उसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, हमें सारे ही कॉलम लेने होते हैं। अगर आप चाहें तो आप बगैर कॉलम के भी इसको कर सकते हैं, मगर ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉलम कॉमा रो की हमें ज़रूरत होती है। रो की क्यों भाई, क्योंकि हमें असल ऑपरेट रो के ऊपर करना होता है। क्यों, हमने कहा था कि हमारे पास जो सॉरी कॉलम के ऊपर, माजरत, मैंने बताया था कॉलम आपका ये देखिए लेबल है, इसके ऊपर ऑपरेट करना है। तो मैंने इसकी लोकेशन दी, सिर्फ इसकी, क्यों, क्योंकि हमने इसको ही इनकोड करना था। सो मैंने क्या किया, 6 कॉल किया यहाँ पर लोकेशन। अभी सिर्फ मैं ये लोकेशन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए ये जो लोकेशन है ये मैं आउटपुट लोकेशन दे रहा हूँ। अभी आगे जो मैं फंक्शन कॉल करूंगा वो प्रोसेस होके इसके अंदर वापस रखवा देगा। अभी देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पर लेबल कॉल किया, LBL यानी कि जिसने लेबल कोड पड़ा हुआ था, लेबल डॉट ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म कर दे लेबल को, यानी कि जो भी आउटपुट आएगी उसको ट्रांसफॉर्म कर दे। सॉरी, अगेन यहाँ पर आपको डाटा लोकेशन देनी पड़ेगी। ये मैं समझाता हूँ क्यों अगेन आप दे रहे हैं। ये हो गया जी आपका, अल्लाह ताला करे, ये हो गया। अच्छा जी, सो आई एम सॉरी, ओहो क्या हो रहा था जी मेरे साथ। अच्छा जी, तो क्या हुआ, ये फंक्शन यहाँ से ज़रा देखिएगा। ये फंक्शन क्या करेगा, लेबल, ये जो मैंने इनकोडर यहाँ पर कॉल किया था, ट्रांसफॉर्म करे किसको, डाटा को, डाटा की लोकेशन को ट्रांसफॉर्म करे जहाँ इस पर ये डाटा पड़ा हुआ है इंडेक्स के ऊपर, जो कि ये डाटा पड़ा हुआ है, इसको ट्रांसफॉर्म करे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको रखवाना भी है, तो हमने कहा वापस उसी प्लेस में रखवा दे जो कि ये जगह है, यानी कि उसी लोकेशन से उठा के ट्रांसफॉर्म करे और उसी लोकेशन के ऊपर उसको रखवा दे। तो अब हम कॉल करते हैं। आई एम सॉरी, एक सेकंड में देखूं उसमें क्या एरर आ रहा है। लेबल कॉल किया,
आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। यहाँ पर लेबल डॉट फिट कमांड थी, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म होता है, मैंने शायद थोड़ी सी गलती कर दी थी। सो यहाँ पर अब कमांड रन हो चुकी है। अब अगर मैं डाटा के हेड को चेक करता हूँ तो देखिएगा इसने आउटपुट को बेसिकली चेंज कर दिया होगा। ये देखें, जो पहले आपके पास लेबल थी उसको उसने न्यूमेरिक फॉर्म में इनकोड कर दिया है। यानी कि मैंने क्या बताया था कि हमारे पास क्योंकि इनपुट न्यूमेरिकल के अंदर थी तो हमें भी न्यूमेरिक डाटा ही रिक्वायर्ड था। सो नाउ व्हाट हैपन, इसने ये जो आपके पास आउटपुट थी लेबल कोडर की उसको उसने बेसिकली न्यूमेरिक फॉर्म में ले आया। आप कोई भी देख लें डाटा इसके अंदर, ये देखिए जितने भी लेबल्स होंगे उसने चेंज किया हुआ है। अभी ये जीरो क्यों आ रहे हैं भाई? मैंने बताया था जितनी भी आउटपुट होंगी, मेरे इस डाटा सेट के अंदर 3 आउटपुट्स पड़ी हुई है, बिनाइन पड़ी हुई है और डॉस हल्क अटैक पड़े हुए हैं। यानी कि अब जैसे ही इसने हुआ क्या, रन कैसे किया इस लोकेशन पे, जब इधर आया, जैसे इसने देखी पहला इसने आउटपुट स्ट्रिंग देखा, उसने उसको एक नंबर असाइन कर दिया, सपोज करें वो 1 असाइन कर दिया। तो अब जब भी बिनाइन जहां जहां भी पड़ा होगा लोकेशन पे उसको 1 असाइन करता रहेगा। लेकिन जब बिनाइन के अलावा कोई और लेबल आता है, यूनिक लेबल, ये जैसे ये आ गया, तो इसको ये एक और आउटपुट दे देगा न्यूमेरिक की, सपोज करें 2 दे दी, तो अब जब जब भी ये आएगा तो इसको 2 असाइन, यानी कि जब जब भी कोई नई आउटपुट लेवल के ऊपर आएगी तो वो उसको एक नया यूनिक नंबर असाइन कर देगा। तो यहाँ पर 0, ये देखिए 2 है। अगर हम देखें डाटा डॉट टेल 100, सो ये देखें जी, यहाँ पर 2 भी है हमारे पास, यहाँ पर बीच में 1 भी होगा, वो आप लोकेशन में जाके देख सकते हैं, बेसिकली 2 है तो 1 भी मेंशन हुआ होगा। सो इस तरीके से आपका लेबल इनकोडिंग की टेक्निक काम कर रही होती है। अच्छा जी, सो फार सो गुड। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने बात की कि हम लोगों ने मिसिंग वैल्यूज को भी स्टडी किया काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से। लेबल इनकोडर का मैंने आपको पहले ही बता चुका था और मैंने आपको परफॉर्म भी करके दिखा दिया कि किस फंक्शन के जरिए ये काम कर रहा होता है। अच्छा जी, ट्रेनिंग टेस्टिंग की बात करते हैं। मैंने कहा था सर्किट ये वाला काम भी कर सकती है, तो मैंने कहा था ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट लाइब्रेरी है। यानी कि मैंने ये आपको बताया था कि जब भी आपको डाटा के ऊपर काम करना होता है, जब डाटा आप क्लीन कर लेते हैं तो फिर वक्त एक ये भी आता होता है कि आपने डाटा को स्प्लिट करना होता है टेस्टिंग और ट्रेनिंग में। उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में आप लोगों को गाइड किया था कैसे होता है। तो अगर आप किसी को नहीं पता है तो रिकॉर्ड लेक्चर पढ़ा हुआ है, काइंडली उसको रीड आउट कर लें। मैं आपको बता भी देता हूँ थोड़ा सा दोबारा। हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए इसलिए अलग करना होता है कि सपोज करें हमने जब क्लासीफायर को कुछ लर्निंग के लिए करवाना होता है, लर्न सिखाना होता है शुरू में, क्लासीफायर कोई भी हो, मशीन लर्निंग का ले लें, सपोर्ट वेक्टर मशीन, आप बात करते हैं रैंडम फॉरेस्ट, नाइफ बेस, डिफरेंट क्लासीफायर्स होते हैं। जब आपने उनकी ट्रेनिंग करवानी होती है तो लर्निंग करवानी होती है तो आप ट्रेनिंग का डाटा देते हैं। क्यों? ये एग्जैक्टली एग्जांपल मैं आपको दोबारा दे देता हूँ कि अगर आप एक स्कूल में लर्निंग कर रहे होते हैं, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो आपको आंसर भी दे रहा होता है, आप क्वेश्चन करते हैं वो आपको आंसर करता है, लेकिन जब वो टीचर टेस्ट लेता है तो वो सिर्फ आपको क्वेश्चन देता है, आंसर आपको खुद लिखने होते हैं। इसी तरीके से ये भी एक नेचुरली ह्यूमन प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम मशीन को ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि उसकी लर्निंग करवाते हैं, और टेस्टिंग के अंदर हम सिर्फ उसको इनपुट देते हैं, आउटपुट नहीं बताते हैं। इसी तरीके से यही वजह से जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें डाटा अलग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग हमारे पास जो डाटा सेट है उसके अंदर आउटपुट तो पड़ी नहीं है, आपको मैं दिखा चुका हूँ पहले भी। तो क्योंकि अब हमें आउटपुट को अलग करना होता है तो लेबल हटाने होते हैं टेस्टिंग के ऊपर, तो इसलिए हम डाटा को स्प्लिट करना पड़ता है। एक ये बात। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, ये जो अभी मैंने आपको बात बताई है डाटा को अलग करने की थी, लेकिन अब असल जो इस चीज़ का काम है टेस्टिंग ट्रेनिंग सेट का, उसमें ये है कि डाटा को कितने फीसद तक आपने टेस्ट करवाना है। ये जो मैं आपको पिछली बातें बता के हटा हूँ वो बेसिकली डाटा को लेबल कर रहे होते हैं, डाटा को डिवाइड करते हैं, इनपुट आउटपुट डाटा लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं। लेकिन जो हम टेस्ट ट्रेन स्प्लिट का असल मकसद होता है हमारे पास, वो ये मकसद होता है कि आपके पास अगर सपोज करें 1 GB का डाटा सेट था, तो आप कहते हैं कि आपने कोई पोर्शन ट्रेनिंग को देना है। ज़ाहिर बात है, मैंने बताया जब आपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा को अलग अलग करना होता है तो 1 GB का डाटा है, उसी डाटा के अंदर से अलग अलग करना है। ये नहीं हो सकता कि एक डाटा सेट आपने बनाया है, 2 डिफरेंट डाटा सेट है, एक पे ट्रेनिंग अलग करवाइए, टेस्टिंग अलग करवाइए। ये उस सूरत में ये आप काम कर सकते हैं जब पैरामीटर सेम हो। अगर आपके पैरामीटर सेम नहीं होते हैं तो कभी भी वो मशीन सही तरह से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी, ये बात याद रहे। एक बात। दूसरी बात ये कि आप 1 GB का अगर आपके पास डाटा सेट था तो आप सपोज करिए आप कहते हैं कि यार मैं 70% जो अपना डाटा सेट है ना, यानी कि 700 MB, उस पर ट्रेन करवा लेता हूँ, 30% पे टेस्टिंग कर लेता हूँ। मकसद डिफरेंट डिफरेंट आप कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं
कि टेस्ट ट्रेन स्प्लिट कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले हमें डेटा को डिफरेंट लेवल्स के ऊपर इनपुट आउटपुट अलग करने होते हैं, जो कि मैंने बात बताई। बड़ी बेसिक कमांड है, यहाँ मैंने मेंशन भी की हुई है, एक्स और वाई। देखते हैं, चलिए जी, मैं चाहता हूँ कि दोबारा मैं कॉल कर लेता हूँ डेटा डॉट हेड। इसमें एक और मजेदार बात होगी, इसके बाद हमें अब जो बार बार डाटा कॉल कर रहे हैं, अब हमारा डाटे से काम खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दो डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर, ट्रेनिंग और टेस्टिंग अलग अलग करने के लिए। तो मैं बता चुका हूँ। सो मैं कहता हूँ, लेट अस सपोज जो एक्स है, एक्स हम वेरिएबल ले रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हम लेते हैं डाटा डॉट आई लॉग। इसके अंदर हमने कितने पैरामीटर देने, मैंने बताया था ना, हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए। सो मैंने क्या किया कि मैं इनपुट और आउटपुट लेवल्स को अलग करना चाह रहा हूँ बेसिकली, असल में बात जो है। तो 1 2 3 4 5 6 ये मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मुझे सारी रोज चाहिए और बेसिकली कॉलम कहाँ तक चाहिए, तो वो मैं बता देता हूँ टिल 6 तक। तो क्या होगा, ये 6 तक के ले लेगा। ये मैंने रन किया, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे डाटा डॉट हेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने वेरिएबल ले लिया एक्स डॉट हेड। ये देखिएगा जी क्या आ गया। देखिए जी, इसने यहाँ पे सिर्फ आउटपुट लेबल नहीं लिया, आउटपुट क्योंकि मैंने था अलग करना, तो टेस्टिंग पर्पस के लिए हमारे काम आता होता है, तो हमने इन वेरिएबल को अलग करने के लिए बैकवर्ड पैकेट तक आए, लेबल नहीं है। इसी तरीके से अब हमें आउटपुट को भी अलग करना पड़ेगा, मतलब वाई को भी, लेबल्स को भी अलग करना पड़ेगा, यूनिक, क्योंकि सारी बात है लेबल्स हमने ट्रांसफॉर्म तो कर लिए हैं, लेकिन यूनिक भी तो करना है भाई, क्योंकि टेस्टिंग पर्पज में लर्निंग के लिए तो ये काम सही रहेगा, लेकिन जब आप टेस्टिंग पे आएंगे तो आपने उसको सिर्फ ये इनपुट पैरामीटर्स देने होते हैं, आउटपुट लेबल नहीं शो करने होते हैं। सो हम बात करते हैं वाई पे, हम आउटपुट रखवाते हैं लेबल डाटा डॉट आई लोकेशन। लोकेशन आपने आउटपुट की दे देनी है बेसिकली, जो कि लेबल की आपकी लोकेशन बनती है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे चेक करते हैं। लोकेशन कॉमा 6 इंडेक्स के ऊपर है, तो 6। तो रन करते हैं, जी रन हो गया। अब हम लेबल भी चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ। तो जी ये देखें, आपकी लेबल अलग हो गई। हुआ क्या, कुछ भी नहीं, मैंने पहले जो 6 इनपुट पैरामीटर से उसको किसी एक वेरिएबल में रखवा दिया, और जो आउटपुट था उसको अलग वेरिएबल में रखवा दिया। क्यों? जब हम, मैंने बताया था, टेस्टिंग और ट्रेनिंग फॉर्म में जाते हैं, तो ट्रेनिंग के अंदर तो ये दोनों ठीक रहते हैं हमारे लिए, लेकिन जब आप टेस्टिंग करवा रहे होते हैं तो आपको सिर्फ इनपुट वेरिएबल देने होते हैं, पैरामीटर्स देने होते हैं, आउटपुट तो उसको मशीन को खुद प्रेडिक्ट करना होता है, तो हमें डाटा को अलग करना पड़ जाता है। तो यूं आप डाटा को अलग कर लेते होते हैं दो डिफरेंट वेरिएबल में। अब हमें टेस्टिंग कॉल करनी है, यानी कि ये तो हमने काम कर लिया। अब मुझे यहाँ पर एक और काम करना है, जो कि मैं बताया था, टेस्ट स्प्लिट लाइब्रेरी। यानी कि टेस्ट स्प्लिट लाइब्रेरी क्या कर रही होती है, स्प्लिट कर देती है डाटा को। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि आपका डाटा स्प्लिट करना पड़ेगा। मैंने बताया अगर 1 GB का डाटा हो तो ट्रेनिंग के लिए कितने परसेंटेज देना है और टेस्टिंग के लिए कितना परसेंट देना है। तो बेसिकली हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं। सो उसके लिए पहले आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना पड़ता है। याद रहे, उसकी भी लाइब्रेरी sklearn के अंदर पड़ी हुई है, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लिखते हुए प्रॉब्लम भी हो सकता है। सो अगेन वही कमांड इंपोर्ट करवाया, फ्रॉम लेबल इनकोडर sklearn मॉडल सिलेक्शन। पिछले में क्या लिखा था, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, वो प्री प्रोसेसिंग sklearn के अंदर हम काम कर रहे थे, ये हम मॉडल सिलेक्शन कर रहे हैं किसकी, टेस्ट ट्रेन स्प्लिट की। मैं इसको लोड करवाता हूँ, ये लोड होगी लाइब्रेरी हमारे पास जी। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें डाटा को डिफरेंट वे के अंदर कॉल करना है। मैंने डाटा की इनपुट किस में आप रखवाई हुई है, एक्स के अंदर, और आउटपुट रखवाई हुई है वाई के अंदर। मैंने बताया था डाटा के डिफरेंट फेज आएंगे हमारे पास। ट्रेनिंग के अंदर हमने 2 डिफरेंट सैंपल करने हैं। क्यों करने हैं? अगर आपको ये ना समझ आए तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। सपोज करें जी, ये देखें, मेरे पास डेटा सेट था, जो भी डेटा सेट था मेरे पास रोज कॉलम के ऊपर, मैं कहता हूँ यहाँ पे वेल 1, वेल 2, वेल 3। वेल 1 में 0 पड़ा हुआ है, सपोज करें जी, इसके अंदर 1 पड़ा हुआ है जी, इसके अंदर 2 पड़ा हुआ है, इसके अंदर 4 पड़ा हुआ है, इसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, इसके अंदर 6 पड़ा हुआ है। ये जो है ना, ये वेल 3 को मैं देता हूँ आउटपुट, OUTPUT आउटपुट। ये आपकी दो जो हैं ये इनपुट्स हैं। सो अब सपोज करें कि मैं ट्रेनिंग करवाना चाह रहा हूँ, ट्रेनिंग, तो ये मैं कहता हूँ TRAIN ट्रेनिंग।
सॉरी, मैं ट्रेनिंग करवाना चाह रहा हूँ और ये टेस्टिंग। तो जी मैं जनरल एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। जब मैंने बताया ट्रेनिंग करनी होगी तो ट्रेनिंग के अंदर ये दो इनपुट्स मुझे देनी पड़ेंगी ताकि वो सीखे कि इन पैरामीटर्स की ये डाटा पड़ा हुआ है, ये वैल्यूज पड़ी हुई है। साथ मुझे बताना पड़ेगा आउटपुट ये है, यानी कि मैं उसको ट्रेनिंग टाइम पे मशीन को मुझे इनपुट भी देनी पड़ती है और आउटपुट भी देनी पड़ती है। इसी तरीके से टेस्टिंग के ऊपर मुझे सिर्फ और सिर्फ उसको इनपुट देना पड़ेगा, आउटपुट तो उसको खुद प्रिडिक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई अलग कर लिए हैं। हमने क्या था कि एक्स के अंदर इनपुट पड़ी हुई है और वाई के अंदर आउटपुट पड़ी हुई है, और ट्रेनिंग के अंदर इनपुट आउटपुट दोनों यूज करने होते हैं। सो यहाँ पर मैं ये समझाता हूँ, हमें इन ट्रेनिंग के ऊपर इनपुट्स को आउटपुट एक साथ कॉल करने, तो टेस्टिंग में सिर्फ आउटपुट कॉल करने, तो हमें इनको भी अलग अलग करना पड़ेगा। ये देखिए जी, मैं कहता हूँ एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट। ये मैंने 4 डिफरेंट पैरामीटर बना लिए हैं। इसका मतलब क्या है मैं थोड़ा बता दूं। ये x क्या है, इसके अंदर इनपुट पड़ा हुआ है। मैंने आपको बार बार बताया, ये जो x के अंदर इनपुट है ये तो 1 GB डाटा की पड़ी हुई है, तो मैंने उनको अलग अलग स्प्लिट कर दिया है। ट्रेन पर्पस के लिए अलग कर दिया है, टेस्ट पर्पस के लिए अलग। यानी कि अगर इनपुट पैरामीटर हमारे पास 7 हैं और वो हमारे पास 10 लाख की हमारे पास टपल्स पड़े हुए हैं, तो 7 लाख जो है ट्रेनिंग के लिए एक्स हो जाए, यानी कि इनपुट पैरामीटर हो जाए, और जो 3 लाख हैं वो टेस्टिंग के लिए भेज दो। इसी तरीके से आउटपुट के अंदर मैंने वाई में आउटपुट रखी हुई, जो मैंने दिखाया आपको अभी लोकेशन के ऊपर। तो जो 70% जो है आउटपुट वो ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हमने एक्स को भी 70% रखना है आगे जाके, और वाई को 30% टेस्टिंग के लिए रख दे। लेकिन यहाँ पर हमें इस टेस्ट ट्रेन स्पीड को लाइब्रेरी को कॉल भी करना है, ट्रेन टेस्ट स्पीड, मैंने इसको कॉल कर दिया। लेकिन अभी तक मैंने इन पैरामीटर्स को याद रहे कॉल नहीं किया। ये एक्स ट्रेन वाई ट्रेन है, लेकिन एक्स हमें पता है एक्स के अंदर वैल्यू पड़ी है, हमें पता है वाई के अंदर वैल्यू पड़ी है, लेकिन एक्स ट्रेन के अंदर तो कुछ भी नहीं है ना। जैसे मैं रन करूंगा तो एरर देगा, वैल्यू किसके अंदर पड़ी है, एक्स वाई के अंदर। तो यहाँ मैंने एक्स वाई कॉल किया। जैसे ही मैंने ये कमांड कॉल की एक्स वाई, तो ये इनके अंदर इन वैल्यू को अलग अलग स्प्लिट आउट कर देता होता है। अब यहाँ पर जी हमें असल जो काम करना है, हमें साइज बताना है कि टेस्टिंग साइज। जैसे ही मैं टेस्टिंग साइज को डिफाइन कर दूंगा तो जितना भी रिमेनिंग परसेंटेज बचेगी वो ट्रेनिंग के अंदर चली जाती होती है। टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.30। इसका मतलब ये है 0.30 का 30%। जब आप 0 से 1 करते हैं तो 100% होता है। सो क्या हुआ, मैंने लिखा टेस्ट साइज 0.30%, यानी कि अब टेस्ट के लिए 30% हमने डाटा को असाइन कर दिया, बाकी 70% ट्रेनिंग के लिए। अब टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से पैरामीटर आएंगे, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट कंसीडर होते हैं, लेकिन वाई टेस्ट ट्रेनिंग के ऊपर नहीं आएंगे जब टेस्टिंग हो रही होगी, वैलिडेशन हो रही होगी। लेकिन 70% ट्रेनिंग के अंदर जो चीजें काउंट होंगी वो एक्स ट्रेन जाएगा वैल्यू और वाई ट्रेन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इनको चेंज कर दिया। एक और काम भी करते हैं, शफल। शफल का मतलब क्या है जी, शफल एक अच्छी चीज है। शफल करता क्या है, शफल असल में भाई ये काम कर रहा होता है कि अब सपोज करें हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारे पास डाटा जो है, शुरू शुरू में जो डाटा पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन सेम है, 0 0 0 0। हो सकता है कि अच्छा सपोज करें, इसे सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक डाटा सेट पड़ा हुआ है 100 टपल्स के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो पहले 70 हैं, सो बड़ा आसान सी एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बताया कि हमने डाटा को स्प्लिट किया है 70% टेस्टिंग के लिए, 30% और सॉरी 70% ट्रेनिंग के लिए, 30% टेस्टिंग के लिए। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, प्रॉब्लम वहाँ पर आएगा कि अगर मेरे पास वो डाटा है उसके अंदर जो पहली 70 टपल्स हैं वो भाईजान पड़े हुए हैं आउटपुट यस के, और जो 30% आउटपुट पड़ी हुई है वो नो की पड़ी हुई है। तो हुआ क्या, सिस्टम जो ट्रेनिंग करेगा 70% वो यस के ऊपर करेगा, लेकिन जो आखिरी 30 से वो नो की आउटपुट थी, तो सिस्टम प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर हमें ये होता है कि रैंडम उठाए 70% और रैंडम उठाए 30%, तो यहाँ पर वो डाटा को शफल कर देगा अकॉर्डिंगली, जितना भी डाटा 70% है। अब असल तरीका तो ये है कि उसको उतने ही 70% इसको यस मिले। 70% से मुराद यानी कि डाटा को स्प्लिट जब हम कर रहे हैं 30% नो है, 70% यस है,
तो जब 70% इसको यस नहीं, अब सारे के सारे अगर पहले 70 एंट्रीज में यस पड़े होंगे तो वो 70 यस तो चले गए, आगे तो नो पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, वो 70% के अंदर यस भी रखेगा, उतने ही परसेंटेज पे नो रखेगा। इसी तरीके से 30% टेस्टिंग के ऊपर वो यस भी रखेगा और नो भी 30% ही रखेगा। सो इसलिए हम शफल डाटा को कर रहे होते हैं। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, ये जी इसने डाटा को अलग अलग कर दिया है, एक्स ट्रेन का डाटा अलग कर दिया है, हमारे पास हर किसी का डाटा इसने अलग कर दिया है। खैर ये देखें, उसने डाटा एक्स ट्रेन का रैंडम आ रहा है, शफल का मतलब क्या था भाई, रैंडमली। ये देखें रैंडम उसने कॉलम उठाए हुए, इट डजंट मैटर। अगर मैं शफल ना करता तो एक्स ट्रेन जो है शुरू के ही जितने भी, अगर 10 लाख ये मेरे पास है तो मैंने 70% ट्रेनिंग को दिया है, 7 लाख जो एंट्रीज थी भाई वो से 7 लाख समथिंग, ये देखें 7,34,000, 70%। अगर 10 लाख मेरे पास तकरीबन 48,000 का था, या 10 लाख 48-49 ऐसे कुछ था हमारे पास, तो उसने जो इन ट्रेनिंग की 6 कॉलम्स लिए हैं वो 7,34,000 के लिए, मतलब 70% जो इनपुट लिए हैं रैंडमली उठाए हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक्स टेस्ट को कॉल करता हूँ तो एक्स टेस्ट को उसने अगेन रैंडम उठाया, और ये आई गेस होंगे 3 लाख, कुछ 3,14,000। इसी तरीके से वाइट टेस्ट को मैं देख वाइट ट्रेन को देख लेते हैं, तो वाई ट्रेन 30% था, तो 7 लाख, सॉरी वाई जो ट्रेन था आपके पास, ये आपके पास इनपुट के ऊपर था तो 7 लाख था, वाई टेस्ट आपके पास 30% पड़ा हुआ था, तो वाई टेस्ट ये देखिए जी, ये आपके पास 3 लाख समथिंग होगा, एग्जैक्टली 3,14,000। सो ये कुछ तरीके होते हैं हमारे पास। हमने क्या किया, यहाँ पर डाटा को स्प्लिट किया है। आगे फर्दर मोर हमारे पास और भी डाटा के ऊपर काम आते हैं, लाइक इसके बाद अब तक क्या देखा हमने, अभी तक जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, पहले डाटा क्लीनिंग का बता दिया, उसके बाद मैंने बताया डाटा को आपको असाइन करना होता है, लेबल इनकोड करना होता है आउटपुट के लिए, फिर मैंने बताया डाटा के इनपुट ट्रेनिंग टेस्टिंग जब हमने करनी होती है तो आपको डाटा के लिए इनपुट आउटपुट अलग करना पड़ता है, तो हमने अलग अलग उसको आउटपुट के लिए लेबल असाइन किए। फिर हमने बताया कि डाटा को हमें ट्रेन करने के लिए टेस्ट ट्रेन स्प्लिट, कितने परसेंट डाटा को हमने ट्रेनिंग के लिए देना है, कितने को टेस्टिंग के लिए, और कितने वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड है, हमने उसको देखा। उसके बाद जैसे हमने वेरिएबल पे काम किया तो हमने इसके अंदर डिफरेंट आउटपुट्स को देखा। तो यहाँ तक हमने कर लिया है, आगे हम देखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये मेरा अपना ख्याल है कि ये लाइब्रेरी अभी आप ना ही करें तो बेहतर है, इसलिए कि इसको समझाने के लिए देखें एक्सचेंज हमने काम करे थे, वाई ट्रेन वगैरह, ये हम किसी मॉडल के ज़रिए ही काम कर रहे होते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ फॉर अस कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। अगर मैं आपको आगे दिखा सकूँ जी। उसके बाद आगे हमने बेसिकली डाटा क्लीन किया, क्लीन करने के बाद डाटा को भी जितना इनिशियलाइज कर सकते थे हमने इनिशियलाइज किया। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी इसके अंदर आता है, लेकिन क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, जब तक आप किसी एल्गोरिदम के ऊपर इसको ट्रेन नहीं कर लेते हैं तब तक इट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। तो हमें पहले ट्रेन करवाना पड़ता है। सो आई होप सो आपको काफ़ी इसके अंदर प्रॉब्लम अगर फेस होते हैं, तो मैं इसके अंदर डिस्कशन टाइम को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ, इसलिए कि आई नो कि अगर मैं इसको आपको लाइव करता हूँ तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज होंगी इसके रिलेटेड। तो इंशाल्लाह हमने जो भी लेक्चर लिया है गेस वो 1 आवर 10 मिनट्स का है, तो बाकी रिमेनिंग इंशाल्लाह वैसे 1 आवर 20 मिनट के अंदर 10 मिनट मैंने कम लिए, तो इंशाल्लाह ताकि मुझे पता है कि इसके अंदर डिस्कशन आपको करनी ज़्यादा पड़ेगी, तो मैंने डिस्कशन का टाइम इसके थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। सो इंशाल्लाह आपको कोई भी हो आप ड्रॉप बॉक्स में मुझे डिस्कशन दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे फिल फॉर पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू भाई, अल्लाह के हवाले, अल्लाह हाफिज़।